दिखाएंगे जो देखना होगा। हम्म। सभी साथियों का बहुत बहुत फिर से एक बार स्वागत है एमबीएन न्यूज नेटवर्क में। फिर से हम एक परिचर्चा के साथ आज उपस्थित है। बाबा साहब अंबेडकर ने अपने आंदोलन में एक संविधान जो हमें सौंपा भारत को, उसके तहत भारत में समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय आधारित समाज स्थापित हो जाना चाहिए था। लेकिन जो राइट्स उन्होंने दिए, जो उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में जो अनुच्छेद उन्होंने लिखे, उसका कहाँ तक इम्प्लीमेंटेशन हुआ, और उसमें इम्प्लीमेंटेशन अगर नहीं हुआ तो उसका सबसे ज्यादा नुकसान किस वर्ग को है, इस पर एक गहन मंथन चिंतन करना है। बाबा साहब का एक कोटेशन है, मैं उसको पढ़ते हुए जो उन्होंने एक बात कही थी उसको मैं बाबा साहब 1948 में लखनऊ आते हैं और उन्होंने वहां कहा था कि अछूत और पिछड़े वर्ग की समस्या एक है। इसलिए यदि ये दो वर्ग आपस में राजनीतिक गठजोड़ कर ले तो राजनीतिक सत्ता पर कब्जा कर सकते हैं और अपने समाज का उद्धार कर सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। लेकिन आज भी हम देखते हैं एक बड़ा तबका जिसके ऊपर 2000 से भी ज्यादा सालों तक मनुस्मृति थोप के रखा गया, वह तबका आज भी हक अधिकार से वंचित है। जितना मिलना चाहिए उसके साथ जो शासक वर्ग है अपने हर स्तर से उसके साथ षड्यंत्र कर रहा है, चाहे वो पार्लियामेंट हो, चाहे वो न्यायालय हो, जहां जहां उसकी कब्जा है आजादी के बाद से वह षड्यंत्र करता आया है। इसी पर हमारा आज का विषय है। ये आप स्क्रीन में आप अभी देखेंगे जो हमारा आज का विषय है वो काफी गंभीर विषय है। स्वतंत्रता के बाद से आज तक ओबीसी को हक अधिकार से वंचित रखने में शासक जातियों द्वारा किए गए षड्यंत्र, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और हमारे साथ आज इस चर्चा के लिए हमारे साथ जो उपस्थित है उसमें मान्यवर मारूफ अंसारी, नेशनल सेक्रेटरी पसमानदा महासभा। दूसरे हमारे पैनलिस्ट हैं मान्यवर अजय कुमार यादव, ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी बामसेफ कटिहार बिहार। और उसके साथ हमारे साथ विशेषज्ञ मौजूद है मान्यवर संजीव कुमार रजक, जेएनयू स्कॉलर दिल्ली। आप सभी साथियों का मैं बहुत बहुत एमबीएन न्यूज नेटवर्क की इस परिचर्चा में स्वागत करता हूं सर। और सबसे पहला मेरा सवाल मारूफ अंसारी सर से है कि बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान सभा में जो आजादी के बाद उन्होंने इस्तीफा भी दिया, उसमें दो मुद्दे बहुत अहम थे। एक तो ओबीसी का जो आयोग गठन करना था आर्टिकल 340 के तहत, और उसके बाद हिंदू कोड बिल था। आज हम जिस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं, बाबा साहब ने अपने आंदोलन में जिनको गुरु माना वो ज्योतिबा फूले, बुद्ध और कबीर थे। उन्होंने उनके आंदोलन को बढ़ाते हुए भारत के हर तबके को इक्वालिटी बिफोर लॉ के तहत अनुच्छेद 14 में ये सारा प्रोविजन किया। बाबा साहब ने इस्तीफा दिया जब ये बातें नहीं लागू की जाने लगी। तो इस संदर्भ में सर आप क्या कहेंगे? बाबा साहब ने इस्तीफा दिया, ओबीसी को राइट्स नहीं मिले, इस भूमिका पर आपकी क्या राय है? मारूफ अंसारी सर। मैं सबसे पहले प्रोग्राम के आयोजक का धन्यवाद बोलना चाहता हूँ कि उन्होंने पिछड़ों में सबसे वंचित समाज पसमानदा को अपनी बात रखने का मौका दिया। जहाँ तक बाबा साहब का सवाल है, बाबा साहब न केवल पिछड़ों बल्कि सभी भी जितने भी वंचित समाज थे, पिछड़े हों चाहे SC/ST हों, सभी बाबा साहब ने बाकायदा नुमाइंदगी ईमानदारी के साथ में नुमाइंदगी की। और यहाँ तक कि हमारा जिस कम्युनिटी से हम बिलोंग करते हैं जी, बाबा साहब ने जब संविधान सभा में संविधान का निर्माण हो रहा था, चाहे माइनॉरिटी अफेयर्स कमेटी हो, चाहे कोई भी मामला रहा हो, मौलाना अबुल कलाम आजाद से भी उन्होंने पहले ही कह दिया था कि चूंकि मैं जो है SC/ST OBC की नुमाइंदगी कर रहा हूँ और आप जो है माइनॉरिटी की नुमाइंदगी कर रहे हो, तो आप अपनी बात का 341(3) के मुद्दे पर आप अपनी बात पूरी रखिएगा, मैं उसका समर्थन करूंगा जी। क्योंकि जो मौलाना अबुल कलाम आजाद जैसे लोग जो कि पिछड़ों में सबसे जो बहुत बड़ी आबादी पसमानदा की आती है, उनमें उनका समाज बहुत बड़ा शोषक रहा है, जो कि
सबसे ज्यादा बेनिफिशियल रहे बंटवारे के टाइम पर, जो मुल्क का बंटवारा हुआ, वो हिंदुस्तान के जो स्वर्ण अशराफ थे, स्वर्ण को भारत में सत्ता मिल गई, जो अशराफ थे उनको पाकिस्तान में सत्ता मिल गई। जी जो मौलाना अबुल कलाम आजाद जैसे लोग जो अशराफ थे, उनका चरित्र ये था कि जो यहाँ बचे हुए अशराफ थे उनका हित सुरक्षित रहे यहाँ भारत में। जी तो उन्होंने, बाबा साहब ने ये चाहा कि जो भारत में, बाबा साहब प्रॉपरली जानते थे कि जो भारत में जो SC ST OBC से जो धर्मांतरित लोग हैं जिन्हें हम पसमानदा की संज्ञा देते हैं, उनकी मूल समस्याएं वही हैं। धर्म बदलने से किसी की समस्याएं नहीं खत्म हो जाती हैं। जाहिर सी बात है, आज हम कुछ है, कल को हम खुद हो जाए, लेकिन अगर हम सब बदल लेते हैं तो ना हमारा आर्थिक समाधान हो सकता है, ना राजनीतिक समाधान हो सकता है। हमारा सामाजिक आर्थिक पिछड़ापन जैसे के तैसे वैसे ही बना रहेगा। तो बाबा साहब सभी दबे कुछ लोग हैं, चाहे वो किसी जात उनको जो है उनकी नुमाइंदगी कर रहे थे, खासकर SC ST OBC। तो उन्होंने उस समय जहाँ तक कि जो SC आरक्षण के मुद्दे पर उन्होंने कहा, आप अपनी बात मजबूती से रखिएगा और बाकी हम आपका समर्थन करेंगे। वो जानते थे जो SC से या ST से धर्मांतरित आबादी है, जो माइनॉरिटी की, उसके भी हालात वही हैं जो कि SC ST जो हमारे SC ST की है उनकी। तो इसलिए चूंकि वो मौलाना अबुल कलाम आजाद थे, माइनॉरिटी की नुमाइंदगी कर रहे थे, इसलिए उन्होंने उनको मुसलमानों की सत्ता कतई नहीं थी। वो केवल अशराफ की सत्ता थी जो विदेशी मूल के लोग थे। हम लोग देसी मुसलमान, जो देसी पसमानदा कहते हैं, उनकी नुमाइंदगी करते हैं। हम लोग का जो कुछ भी सुधार हुआ है, हालांकि OBC का जो भी रिजर्वेशन मिला है उसका बहुत ज्यादा हमें बेनिफिट नहीं मिला है, लेकिन जो भी मिला है वो हमें जो भारतीय संविधान और बाबा साहब के किए गए प्रयासों से ही मिला है। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी मैं इसी सवाल के साथ अजय कुमार यादव जी के पास जाऊंगा। आजादी के बाद जो प्रोविजंस लागू होने चाहिए, 2200 साल तक मनुस्मृति ये कहती है कि शूद्रों को संपत्ति और अस्त्र और शिक्षा लेने का अधिकार नहीं है, लेकिन संविधान लागू होने के बाद आर्टिकल 14 और आर्टिकल 13 से वो मनुस्मृति नकारा जाता है और आर्टिकल 14 से इक्वालिटी बिफोर लॉ लाई जाती है। 15 और 14 शिक्षा और नौकरी का अधिकार देना है सभी को, जिसकी जितनी संख्या है। जनसंख्या हो नहीं रही है, लेकिन 1931 के जनसंख्या के आधार पे हम ये कह सकते हैं, हम जानते हैं कि OBC आधी से भी अधिक आबादी है उसकी, लेकिन आज तरह तरह के षड्यंत्र के बाद भी आज तक OBC का जो प्रतिनिधित्व है वो 7% से अधिक नहीं बढ़ा। क्या लगता है, क्या षड्यंत्र हुआ? अजय जी। सर, स्टूडियो में बुलाने के लिए जय भीम, जय मूल निवासी। और जो षड्यंत्र हम मूल निवासी समाज के साथ, विशेषकर जो वीकर सेक्शन, पिछड़ा सेक्शन है, तो ये हम देखते हैं कि ये आज के आने के बाद जो इनका जो व्यवस्था बनी, अब तब से ये शूद्र सेक्शन में रखे गए हैं, कोई सुधार नहीं। अंग्रेजों के आने के बाद 1917 में हंटर कमेटी की जो गठन की गई, उसमें ज्योतिराव फुले ने उनके लिए शिक्षा की मांग की। और 1905 में छत्रपति शिवाजी महाराज ने पहला शासक में कि सभी को 50% आरक्षण दिया और सभी विरोध। अगर चीज को हम देश आजादी के बाद देखते हैं, हिंदू कोड बिल पारित होता था और अम्बेडकर 1991 में सांसद इस्तीफा दिए थे, तो हिंदू कोड बिल का कारण नहीं था, बल्कि वो कालेकर गठन की मुद्दा थी। और कालेकर कमेटी में जो 1931 की जनगणना थी, उनकी जो 52% जनसंख्या थी, उनके अनुसार उनका चाहिए था। तो कालेकर के साथ बहुत बड़ी षड्यंत्र की गई। 1952 में कालेकर कमेटी जो के लिए गठन की जो पिछड़ा वर्ग है उनको 32% बताया। इसी संदर्भ में सरकार की जो जागृति, चाहे लोहिया को, जयप्रकाश जी की तो इस वादे के साथ आई ईसाई जी की सरकार कि हम जो आए तो हम कालेकर को लागू करेंगे। और जनता की सरकार बनी, जनता दल की सरकार बनने के बाद जब पिछड़े नेता वहां गया, कालेकर कमेटी लागू कर, एक ब्राह्मण चाल था जो ईसाई थे, कहा कि ये पुराना क्या है
और इसे खटाई में डाल जी। और मंडल कमीशन का गठन किया गया। अगर उसी समय लागू कर दिया गया तो हमें बिना कोई लाभ नहीं करे, तो किसी का संख्या के आधार उनका प्रतिनिधित्व लोकसभा, विधानसभा, पालिका हो चाहे मीडिया, ओबीसी का वो थी जो कि 32 लगे। मंडल कमीशन पूरी टांग ली गई, तो ये सब कांग्रेस के पीछे एक सोची समझी षड्यंत्र थी। और उस समय जनता थी और सरकार से मत वापस 98 MP बिहारी के द्वारा वापस लेके जनता दल की सरकार गिरा दी गई। सरकार गिराने के बाद फिर से एक नए सिरे से एक उफान आने लगा। उस उफान तक इसकी जो स्थिति देखी जा रही है, उनको मंडल कहा गया, जो राजनीति में उभरी, राजनीति में कि अडवाणी जी और से ये कांग्रेस की सभी मिलीभगत, ये सभी मिलीभगत से ये पाया गया कि राष्ट्रपति कौन है, तो ओबीसी में ज्यादा राष्ट्रपति पाया गया और इन्हीं का मंडलों का करण किया गया और जो अधिकार मिलना था वो अधिकार नहीं मिली। उसके साथ देखते कि बहुत सारे नेता जातियों का जो डोमिनेट हुआ वो यादव और कुर्मी, और ओबीसी अगर ओबीसी उसको नहीं समझे हमें भी अपना वो नहीं ले पाए और वही जो ओबीसी वीकर सेक्शन थे वो चले गए अपोजिट दिशा में चले गए। उनका प्रतिनिधित्व चाहिए था, वो प्रतिनिधित्व की मांग नहीं कर रहे हैं, वो अभी निष्क्रिय सेक्शन बन के बैठे हुए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद अजय सर। आपने बताया कि ओबीसी का समाज का जो नेतृत्व है या फिर जो हमारे उसके जो नेतृत्व है, जिन नेता है वो निष्क्रिय है, वो समाज के प्रति संवेदनशील नहीं है। अब मैं मान्यवर संजीव कुमार रजक जी के पास आ रहा हूं। आपसे सर मेरा ये प्रश्न है, आजादी के बाद 1970 तक कोटा बनाम किसान की राजनीति के समय कांग्रेस के द्विज व ब्राह्मणवादी षड्यंत्र के कारण ओबीसी एक सामाजिक वर्ग के रूप में नहीं उभर पाया। प्रारंभ से ही कांग्रेस ने ओबीसी को दरकिनार किया है। इस संदर्भ में आप क्या विस्तार पूर्वक आप अपनी बातें रखिए। संजीव सर। बहुत बहुत थैंक यू एमबीएन न्यूज नेटवर्क कि आपने हमें अपने चैनल में बुलाया। साथ ही साथ हम आपको इस बात का धन्यवाद ज्ञापन करते हैं कि आपने जो टॉपिक लिया है जी, अगर उस टॉपिक को हम देखें तो टॉपिक को देखने में बहुत मजेदार टाइप की बातें निकल के आती हैं जी, उसके साथ चर्चा करेंगे कि शासक जातियों के क्या प्रभाव रहे। परंतु अभी आप जो हमसे प्रश्न किया कि आजादी के बाद से लेके 1970 के दशक तक जी, जो कोटा बनाम किसान की जो राजनीति है, उस कोटा बनाम किसान की राजनीति में कांग्रेस का जो ब्राह्मणवादी चरित्र है उसका कैसे पर्दाफाश हो या उसकी क्या नीतियां रही। देखिए, यहाँ पे दो तीन चीजें हमें समझना है कि आजादी के बाद जो भारतीय राजनीति में एक नया आयाम आया, वो नया आयाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के कारण उभर के आ रहा था। लाजमी सी बात है कि जैसा कि आपने पहले ही प्रश्न में हमसे अन्य वक्ताओं से पूछा और उन्होंने बखूबी जवाब दिया कि ओबीसी समाज के लिए एक आयोग की स्थापना और उसका स्थापना नहीं होने के विरुद्ध में अंबेडकर साहब के द्वारा इस्तीफा दिया जाना। तो ओबीसी समाज जो राजनीति के केंद्र में नहीं था, अंबेडकर साहब ने अपने इस्तीफा के पहले और इस्तीफा के बाद ओबीसी को एक सामाजिक वर्ग के रूप में, बहुत बारीकी सी बातें हैं। आज हम जब राजनीति, सामाजिक या कई मुद्दों पे चर्चा करते हैं तो हम ओबीसी की बातें करते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो ओबीसी एक शब्द के रूप में है, ओबीसी एक वर्ग की अवधारणा के रूप में है, ये ओबीसी एक वर्ग की अवधारणा में आया कैसे? क्योंकि ओबीसी के पहले तो जातियां थी। आज भी कई लोग पिछड़ी जातियों का शब्द इस्तेमाल करते हैं। तो मैं कहता हूं कि आप विभिन्न जातियों के बारे में आप कहते हो, अगर राजनीति में देखें तो कोई अहीर कह सकते हैं, कोई जाट कहते हैं, कोई गुज्जर कहते हैं, कोई अलग अलग शब्द होते हैं, परंतु
राजनीति और समाज नीति और लोक नीति में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि एक ओबीसी की जो अवधारणा है, वो अवधारणा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने ले आकर राजनीति के केंद्र पे लाके स्थापित कर जी। चूंकि जब ओबीसी की एक अवधारणा अब केंद्र पे स्थापित हो गई, तो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, माइनॉरिटी, ये सारी राजनीति और ये सारे सामाजिक मुद्दे तो थे ही, लेकिन जब ओबीसी का एक वर्ग के रूप में, कंसेप्ट के रूप में जब आ गया, तो वह एक राजनीति का पर्याय बन गया। अब जब वो राजनीति का पर्याय बना, तो गौरतलब करेंगे कि ओबीसी के हितों के मद्देनजर काका कालेलकर कमेटी की जो स्थापना हुई 1953 में, और उसकी जो अनुशंसा आई, वो अनुशंसा आई 1955 में। अब आप इसमें देखिए कि जब 1955 में जब ये अनुशंसा आ जाती है, तो उस अनुशंसा में 2399 पिछड़ी जातियों की पहचान काका कालेलकर साहब करते हैं, और 2399 पिछड़ी जातियों को वो मानते हुए 32% आरक्षण की बात वो करते हैं जी। जानते हैं, 32% जनसंख्या, 32% और 2399 की बात वो करते हैं। ये हालांकि आधा अधूरा था, परंतु 2399 को 32% जनसंख्या को ओबीसी मानने पर किसको आपत्ति हो सकती थी जी। जान लीजिए कि उस समय तो सिर्फ 32% की बात हो रही है काका कालेलकर कमेटी में, लेकिन जब आप 90 के समय में आते हो, और उस समय जो मंडल कमीशन की रिपोर्ट आती है, वो तो 52% की बात करता है कि 52% जनसंख्या में। तो कहा एक तरफ जो बात हो रही थी 32% पॉपुलेशन, काका कालेलकर की रिपोर्ट के आने के बाद जो असली राजनीति शुरू होती है, उस राजनीति में न सिर्फ कांग्रेस की सवर्ण मानसिकता और ब्राह्मणवादी मानसिकता, बल्कि वहां पर एक समाजवाद, जो सोशलिस्टिक का जो खोखलापन है, उसको भी समझना पड़ेगा। उसको काका कालेलकर की 2399 जो जातियों का जो समूह को माना गया, उसको उस समय के गृह मंत्रालय में जो गृह मंत्री थे जीवी पंत ने, उन्होंने डायरेक्टली रिजेक्ट किया। अब प्रश्न ये उठता है कि रिजेक्ट किस आधार पे किया। वहीं दूसरी तरफ काका कालेलकर रिपोर्ट या काका कालेलकर कमेटी तो किसी ने नहीं बनाया, वो तो भारत सरकार की थी। जब भारत सरकार की रिपोर्ट, भारत सरकार के द्वारा नियुक्त आयोग जब ये रिपोर्ट रखता है कि 2399 जातियां हैं और उनको ओबीसी के रूप में माने जा सकते हैं विभिन्न जातिगत पैमाने के रूप में, तब गृह मंत्री अगर उसको नहीं मानते हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये आंकड़ों का खेल नहीं है, ये विचारों का खेल है। और विचारों के खेल में जीवी पंत साहब ने उसको आउटराइट रिजेक्ट किया, और उन्होंने, यह ऐतिहासिक रूपों में पार्लियामेंट में ये दर्ज है कि जीवी पंत साहब ने कहा कि इफ वी अलाउ द कास्ट एंटिटी टू बी देयर इनटू द concept of the OBC, the caste as an entity will survive, and what will happen that more and more caste will be getting involved over this, and the problem will remain the same. So what we need to do is, हमें करना क्या है, हमें यहाँ पर आर्थिक समस्याओं को जोड़े और आर्थिक आधार पर लेके चले। अब इधर एक तरफ जीवी पंत साहब आर्थिक आधार की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ नेहरू साहब भी आर्थिक की बात कर रहे हैं। वो कहते हैं कि नहीं, आर्थिक नीतियां जैसे चलेंगी, आर्थिक नीतियों के साथ साथ ये जो जातिगत विषमताएं हैं, खत्म हो जाएगा। तो ये जो आर्थिक अवधारणा के आधार पर समाजवादी या सोशलिस्टिक थॉट और जीवी पंत के द्वारा जो ब्राह्मणवादी सोच, इसके पीछे में अब अगर थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो आप गौर फरमाएंगे 1952 से अगर कांग्रेस में जो पार्लियामेंट्रियंस थे, जो कांग्रेस को जो रिप्रेजेंट कर रहे थे, वो अपर कास्ट थे। तो इसका मतलब था कि इनके ऊपर एक दबाव था कि अपर कास्ट की जो साइकोलॉजी थी, अपर कास्ट का जो वोट बैंक था, उसको भी छेड़े हुए कैसे हम अपनी बातों को रखें। तो ये तो कांग्रेस वाली बात हो गई, जो ब्राह्मणवादी चेहरा दिखाई पड़ता है। मैं 1 मिनट और लूंगा। ठीक है। जो दूसरा मुद्दा है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जो दूसरी बात आपने कही कि किसान वर्सेस कोटा, अब देखिए जब आप आगे चलते हैं तो राम मनोहर लोहिया कोटा पॉलिटिक्स के रूपों में विख्यात हुए, पॉलिटिकल सोशियोलॉजी में, पॉलिटिकल इकोनॉमी और पॉलिटिकल सोशियोलॉजी में। लोहिया साहब सोशलिस्ट होते हुए भी वो बहुत क्लियर करते और वो कहते हैं कि एक आर्थिक आधार पर एक समाज जो जातीय आधार पर बटा हुआ है, उसको इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी देकर इक्वालिटी नहीं ला सकती। बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी और बहुत रिमार्केबल लाइन है कि
समता के अवसर देकर समानता नहीं ला जा सकती। इसलिए हमें समता लाने के लिए प्रिफरेंशियल अपॉर्चुनिटी, प्राथमिकता आधारित अवसर देना होगा। ये जो प्राथमिकता आधारित अवसर की बात है, ये ठीक उसी तरह की बात है जिस तरह अंबेडकर साहब ने पूना पैक्ट के समय में सेपरेट इलेक्टोरेट और दोहरी निर्वाचन की बात की थी। तो जो ये प्रिफरेंशियल अपॉर्चुनिटी की बात करती है, लेकिन उन्होंने एक दूसरी राजनीति भी चलाई थी। और यहीं पे हमें समझना पड़ेगा कि हमारी शासक जातियां भी कैसे ओबीसी को एक अवधारणा बनने नहीं दिया। दूसरी तरफ जो छोटू राम थे, जब उन्होंने शाहजहां के पहले 1926 के काल में आप देखेंगे तो उन्होंने किसान को एक आइडेंटिटी बनाकर पिछड़े वर्ग को लामबंद करने की कोशिश की थी। उसी परंपरा को आगे चलकर जो है चरण सिंह ने आगे चलाया। लेकिन चरण सिंह के साथ भी प्रॉब्लम क्या था, ये बहुत मजबूत कंसेप्ट है। चरण सिंह ने पिछड़ों को लामबंद करने के लिए जो नारा दिया वो था अजगर का। अब हमारे बहुत से लोग नहीं जानते हैं कि अजगर क्या है। अजगर में ए फॉर अहीर, जे फॉर जाट, जी फॉर गुज्जर और आर फॉर राजपूत। अब आप यहाँ देखिए कि अजगर, अहीर, जाट, गुज्जर और राजपूत और अजगर की जो अवधारणा बनाई गई, तो इसमें निश्चित रूपों में एक ऐसा ट्विज बन आ रहा था। साथ ही साथ इकोनॉमिक के नाम पे जो आर्थिक रूप से सुदृढ़ थे उसको भी लाने की कोशिश की जा रही थी। तो एक जहां अजगर के रूप में, किसान पॉलिटिक्स के रूप में चौधरी चरण सिंह अपनी राजनीति करना चाह रहे थे, वहीं पर हमारे जो राम मनोहर लोहिया साहब थे वो जाति को कारण मानते हुए जाति के विनाश के लिए जाति के आधार पर पिछड़े वर्ग की कवायद कर रहे थे। जी संजीव सर, चरण सिंह और लोहिया पिछड़े वर्ग की एक एंटिटी को लेकर रहे थे जो कांग्रेस को पसंद नहीं आ रहा था। और यही बात है कि जीवी पंत के द्वारा इसको नकारा गया, जिससे जी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारगर्भित बातें आपने बताई। मैं मारूफ अंसारी सर के पास वापस आता हूं। सर, आपका कैमरा थोड़ा सा ऊपर करने की आवश्यकता है। आपका थोड़ा सा हल्का ऊपर कर लेंगे तो दर्शक। हाँ जी बिल्कुल सर। सर, आपने स्पष्ट रूप से बताया कि बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने आंदोलन में ओबीसी वर्ग को केंद्र में रखा। लेकिन सर, मैं एक दूसरा सवाल के साथ आपके बीच आ रहा हूं। बीच में जैसे संजीव सर ने कहा कि कई आजादी के बाद जो अगड़े वर्ग के जो नेता थे, जो फॉरवर्ड क्लास के जो नेता, उन्होंने जो गद्दारी की वो एक अलग मसला है। लेकिन उसके बाद भी जब हमारे लोगों ने जैसे ही ओबीसी की बात की, कर्पूरी ठाकुर और राम नरेश यादव के कारण जो भी थोड़ा बहुत समाज के मध्य में एक सामाजिक वर्ग की अवधारणा आई, उसको देसाई और जनसंघ ने अपने षड्यंत्र का शिकार बनाया। यानी जब भी हमारा नेतृत्व ओबीसी की बात करता है, क्योंकि सर ओबीसी कॉन्स्टिट्यूशनल वर्ड है, मतलब ये एक संवैधानिक शब्द है। समाज में कोई तेली है, कोई कहार है। जैसे आपने कहा कि मुस्लिम समुदाय में भी अशरफ और पसमानदा जाति का सिस्टम है, और वही हालात जो इधर जो सो कॉल्ड हिंदू जो हैं उनके बीच में भी कुम्हार, कलवार और यादव और तेली, ये मतलब हजारों जातियां, 3000 से भी अधिक जातियां हैं। लेकिन जब भी हमारे नेताओं ने इसको इकट्ठा करने का कोशिश किया, ओबीसी की धारणा देने की कोशिश की, इन्होंने हमेशा षड्यंत्र किया। सर, आप इस षड्यंत्र को किस तरह से देखते हैं? अंसारी साहब सर, आप माइक सर अनम्यूट कर लेंगे। अंसारी साहब, मोबाइल में सर एक माइक होगा, उसमें क्लिक करना है जी। नहीं हुआ सर। सर प्लीज माइक को अनम्यूट करना है। हाँ जी जी, बोला जाए। हाँ जी। जैसा कि आपने बताया, पिछड़ा शब्द है एक संवैधानिक शब्द है, अन्य पिछड़ा वर्ग, जो कि जातियों के समूह को सामाजिक पहचान के तौर पर संविधान में जिससे बाबा साहब ने जिसकी कल्पना की थी जी, उसी के तहत जो भी कमेटियां बनी, उसी के अनुच्छेद 340 के तहत उसका प्रावधान हुआ जी। और उसी तरह जैसा कि आपने बताया भी कि जो शासक वर्ग है, तो आजादी के बाद से जो अन्य पिछड़ा वर्ग में बहस छिड़ी, उसमें ज्यादातर किसान ओबीसी के इर्द गिर्द ही केंद्रित रही जी। जो ओबीसी की जो किसान जातियां थी उनके इर्द गिर्द ही बहस रही। जो ओबीसी की कामगार जातियां थी, जो पेशेवर जातियां ओबीसी की थी, उन पर बहस का केंद्र नहीं बन पाया, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो ओबीसी की कामगार जातियां थी, चाहे वो
आजकल अति पिछड़ा की जिनकी संज्ञा दी जा रही है, जिसे पसमानदा की संज्ञा दी जा रही है, इनमें जो भी जातें आती हैं ये ज्यादातर सब पेशे की बुनियाद पर जाने जाने वाली जातियां हैं। जो किसान जातियां जो हैं जी, जो ज्यादातर भूमिहीन है, ये जो कामगार जातियां हैं ओबीसी की, चाहे वो हिंदू ओबीसी हो या पसमानदा हो, ये सब पेशे की बुनियाद पर जाने जाने वाली हैं। इनके पास ये ज्यादातर भूमिहीन है। आप देखेंगे प्रजापति देखेंगे, कश्यप देखेंगे, अपवंशी देखेंगे, पाल देखेंगे, ये ज्यादातर ऐसी जातियां हैं। चाहे आप देखें अंसारी देखेंगे, दर्जी देखेंगे, मंसूरी देखेंगे, धुनिया, कुंजड़ा, जुलाहा, ये सब जितने भी हैं ये सब भूमिहीन है। इनके पास विश्वान से कुछ भी नहीं है, संघर्ष करते देखें। आजादी के बाद जो पिछड़े का जो बहस का केंद्र बना, तो कहीं ना कहीं जो हमारी सोचवादी मानसिकता के लोग थे, तो वो तो ओबीसी को कहीं ना कहीं राजनीतिक भागीदारी के पक्षधर कभी नहीं रहे, वो तो कभी नहीं रहे। और उन्होंने भी जो ओबीसी की अन्य जातियां पिछड़ी थी, अन्य जातियां पिछड़ी थी, जो कमजोर जातियां थी, उनको वो उनके साथ सामाजिक न्याय का अभाव देखा गया, जिसकी वजह से आजादी से लेकर आज तक की ओबीसी एक मजबूत वर्ग के रूप में उभर के नहीं आ सका। अभी आप जो सांप्रदायिक राजनीति का दौर चल रहा है, तो सांप्रदायिक राजनीति के दौर में जो ओबीसी की जो किसान जातियों के अलावा जो कामगार जातियां ओबीसी की हैं, तो वो आज भी जो हमारा सबसे बड़ा शोषक है, स्वर्ण से ज्यादा अनकंफर्टेबल जो ओबीसी किसान जाति महसूस कर रही हैं, जिसका नतीजा आपको पिछले लगातार 2 इलेक्शन में देखने को मिला। यही इलेक्शन जो उत्तर प्रदेश के अंदर जो पिछड़ों के नाम पर सत्ता में मुलायम सिंह यादव आए सत्ता में, या बिहार में लालू प्रसाद यादव आए, उनका जो अति पिछड़ी जातियां, जो कमगार जातियां ओबीसी की थी, उनका जो अविश्वास पैदा हुआ उनके प्रति, वो आज तक की भर नहीं पाया है। हमें इसको भरने की सबसे पहले जरूरत है। दूसरी बात, जो जिसे पसमानदा जिसको हम लोग कहते हैं, हम लोग जो हमारे में दलित एसटी और ओबीसी, ये तीनों जो समूह बना के हम लोग पसमानदा के नाम से पुकारते हैं, जिसमें से मंडल कमीशन ने का शुक्र है हमें बहुत कुछ नहीं मिला, लेकिन कुछ तो मिला, जो हम एक ओबीसी के विमर्श के केंद्र में आए। अभी तक हमारी एक शिनाख्त माइनॉरिटी की रही, जो कि आप लोग भी समझते हैं, और इससे ये तय हो गया कि हम लोग माइनॉरिटी नहीं है, हम सामाजिक रूप से बहुसंख्यक हैं। सामाजिक रूप से हम बहुसंख्यक हैं और धार्मिक रूप से हम अल्पसंख्यक हैं, क्योंकि हम धार्मिक लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। हमारे मुद्दे धार्मिक ना के हमारे सामाजिक मुद्दे हैं। हमारे मुद्दे आर्थिक हैं, हमारे मुद्दे शैक्षणिक हैं, हमारे मुद्दे राजनीतिक हैं, हमारे मुद्दे सामाजिक हैं। जिस तरह से हिंदू समाज में किसी को यादव को अहिर करके पुकारा जाता है, या एसटी की जातियों को जाति सूचक गालियां देकर दिया है, उसी तरीके से हमारे समाज में भी दुनिया को एक जाति सूचक गालियां हैं। ये हमारा सामाजिक पिछड़ापन है। उसी तरह शैक्षणिक पिछड़ापन ये है कि जो हमारे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं, जिसको आप लोगों ने कभी विमर्श का केंद्र नहीं बनाया, जो ओबीसी के जो द्वारा चलने वाली जितनी भी संस्थाएं, भारत सरकार द्वारा चलने वाली जितनी संस्थाएं हैं, हम भले ही किसान जातियों से कंपटीशन नहीं कर पाते हैं, हम यादव कुर्मी मौर्य से कंपटीशन नहीं कर पाते हैं, लेकिन कम से कम हमें कंपटीशन करने का मौका तो मिलता है। लेकिन हमारे जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट हैं, जो कि बाबा साहब के द्वारा दिए गए संविधान में अनुच्छेद 32 और 30 के तहत जो प्रदत्त अधिकार दिए गए हैं अल्पसंख्यकों को, उसका मिसयूज हमारे साथ जो होता है, वो हमारे साथ मिसयूज ये होता है कि हमारे साथ खुला भेदभाव होता है। हमें राजकीय यूनिवर्सिटीज में, राजकीय कॉलेजेस में, राजकीय केंद्रीय कॉलेजेस में, केंद्रीय संस्थाओं में हमें ओबीसी के कोटे में नहीं तो कुछ कंपटीशन करने का मौका मिलता है। जब अल्पसंख्यक इदारों में आते हैं, तो वो पूरी की पूरी तरह जिस अशराफ के लिए आरक्षित है, पूरी की पूरी तरह अशराफ के लिए आरक्षित है, जहाँ हमें हमारा प्रतिनिधि हिस्सेदारी बिल्कुल ना के बराबर है। चाहे जितनी भी धार्मिक इंस्टीट्यूट लीजिए, जितने भी अल्पसंख्यक इदारे भारत के अंदर हैं, उसमें पूरी तरीके से जो हमारा शोषक का अशराफ, उसका पूरी तरह से हिस्सेदारी है। यूं समझ लीजिए कि मुल्क आजाद होने के बाद से एक तरफ सत्ता पाकिस्तान के रूप में अशराफ को मिल गई, दूसरी तरफ अप्रत्यक्ष रूप से सत्ता अशराफ आज भी चला रहा है।
कांग्रेस की नेतृत्व सरकारों में या कोई भी सरकार कम से कम 3 असरदार कैबिनेट मिनिस्ट्री अशराफ कहते वो अपनी पूरी व्यवस्था, जिस तरह से मुगलों के शासनकाल में शासक तो मुगल हुआ करते थे, लेकिन व्यवस्था राजा के हाथ में थी, उसी तरीके से हमारे मामले में हमारे वाले शासक तो आज भी शासक तो वो नहीं रहे, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से हम पर शासक वही बने हुए हैं। जी जी। तो कहीं न कहीं हमारे हित बहुसंख्यक समाज से जुड़ने के साथ में ही जुड़े हैं। तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि जो ओबीसी की कमजोर जातियां हैं, जिनका दर्द जैसे कि हम बुनकर, हमारा जाति से हम बिलोंग करते हैं, बुनकर जाति से बिलोंग करते हैं, तो उसी तरीके से हिंदू समाज में बुनकर का काम करने वाले लोग हैं। थोड़ा तो कैमरा से ऊपर कर लेंगे, आपका सर एकदम बिल्कुल आंख तक आ रहा है जी। हाँ बस जी, बोला जाए। जिस तरह से हिंदू समाज में बुनकर का काम करने वाले लोग हैं, जिनकी जो समस्याएं हैं, उसी तरीके से हमारे समाज में जो बुनकर का काम करने वाले उनकी समस्याएं वही हैं। जिस तरह से हिंदू समाज में दर्जी का काम करने वाले लोग हैं, वैसे हमारे समाज में भी दर्जी काम करने जो कुछ सेम प्रोफेशन वाले, सेम काम वाले जितने भी पेशेवर हैं, चाहे वो जी 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 सर, मैं रोकना चाहूंगा मारूफ सर। जी जी जी। और मैं ओबीसी किसान जातियों से रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप सामूहिक रूप से बड़े ताकतवर रूप निर्माण करना है, तो इनके साथ बात लिखाकर इनके साथ सामाजिक न्याय के मुद्दे पर जो भी असमानताएं हैं उनको दूर करने के लिए उनको प्रतिनिधित्व देने का प्रयास कर रहे हैं। तभी समाज एक बड़े राजनीतिक पटल पर आ सकता है। जी जी जी। इसी सवाल के साथ मान्यवर अजय कुमार यादव जी के पास आऊंगा। आप बामसेप से हैं। 78 में बामसेप बना और उसके बाद 10 सालों तक उन्होंने जिस तरह से सामाजिक चेतना जागृत किया, अधिवेशनों में और बहुत सारे कार्यक्रमों में ओबीसी के मुद्दे को उठाया, और उसका एक परिणाम हुआ कि समाज जागृत हुआ और एक ओबीसी की धारणा समाज में बनने लगी, और फिर दबाव बना और ओबीसी को मिला। लेकिन जो नेतृत्व रहा ओबीसी वर्ग का, उन्होंने कभी भी ओबीसी के पक्ष में न पार्लियामेंट में न विधानसभा में कभी हम उनको बोलते हुए नहीं देखते हैं। आप क्या कहेंगे अजय कुमार यादव जी? माइक को ऑन कर लेंगे। उद्देश्य, हाँ बोलिए, हाँ बोलिए आगे। उद्देश्य यह था कि जो भारत के मूल निवासी हैं, ST SC OBC, SC की जो स्थिति वो पुनः पेट से लेके चाहे देश की आजादी के बाद से जो अधिकार मिला उन्हें तो मिल ही गया था। अगर ओबीसी की हम स्थिति में आते हैं तो वो समय देखते हैं कि जो वैक्यूम पैदा हो गई थी 1978 के बाद, और पिछड़ों में जो एक उफान आ रहा था, तो उसका एक ही नेतृत्व था, और वो काशीराम साइकिल के माध्यम से ओबीसी में अवेयरनेस लाने का काम किया। और उस समय एक नारा थी, जिसकी जितनी जनसंख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। तो उस समय ओबीसी सेक्शन में एक उफान आई थी। ओबीसी जग रहे थे, अपनी सामाजिक और राजनीतिक चेतना लेके जग रहे थे, लेकिन ये सिर्फ उत्तर प्रदेश में हो रहा था। उत्तर प्रदेश में काशीराम का जो क्षेत्र था, उत्तर प्रदेश और हरियाणा, इन क्षेत्रों में ज्यादा हो रहा था। भले इसका प्रभाव और राज्यों में पड़े थे, लेकिन विशेषकर हो रहा। और जो वंचित राज्य थे, जैसे वेस्ट बंगाल हो गया, वहां उस समय कम्युनिस्ट की शासन थी, बिहार थी, साउदर्न स्टेट में तो कुछ सुधार थी। इन सब स्टेटों में अगर उस प्रकार की अगर जागरूक आ जाती, तो केंद्रीय नेतृत्व अगर ओबीसी के हाथ में आ जाता, और इस मूल निवासी कंसेप्ट को उस समय अगर समझ लिया गया होता, तो ये निश्चित तौर पर यह सत्ता शासन भारत के मूल निवासी और जिसकी जनसंख्या 52% है, वो इस देश के शासक होते हैं। लेकिन ये बात समझ नहीं पाए। दूसरी बात यह है कि कुछ नकदी कार्य करने वाले जाति, बाद के समय में वो देखा जाता है कि उनको फिर राजनीति से कुछ लेना देना है नहीं। और जो वीकर सेक्शन के लोग हैं, उनके पास आर्थिक समस्याएं हैं, शैक्षणिक समस्याएं हैं, सामाजिक समस्याएं हैं, लेकिन उनको आगे बढ़ाए तो कौन बढ़ाए, उनको आगे ले जाए तो कौन ले जाए। यह ले जाने के काम बामसेप के जो बाद के दशक में काशीराम के बाद के समय जो आए, वो बामसेप संगठन कर रही है। और वो ओबीसी हो चाहे एक्सट्रीम बैकवर्ड क्लास के लोग हो, उनके बीच जाके ये कार्य कर रही है, जागरूकता आ रही है। लेकिन सबसे ज्यादा अगर निष्क्रिय है जो अपने अधिकार के बारे में, अब तक नागरिक अधिकार के बारे में
सजग नहीं हुआ है वो ओबीसी सेक्शन है। ओबीसी सेक्शन को पूर्ण तरह जो कबीर की काल जो चली थी, मुक्ति काल जिसका नाम भक्ति काल दिया गया था, वही ये भक्ति काल के दौर से ये ओबीसी सेक्शन गुजर रहे हैं। जैसे ये भक्ति काल से मुक्ति अगर मिलेगी तो वामसेव संगठन, मूल निवासी संगठन उनको मुक्ति काल में आएगी और उनको मुक्त कराने के कार्य करेगी। सोशल मूवमेंट का काम जो हो रहा है, अब भी जो देखी जा रही है, ये जितने ST/SC के सेक्शन के लोग इसमें पार्टिसिपेंट होते हैं, अभी भी जन भागीदारी ओबीसी सेक्शन का हमारे संगठन के साथ नहीं हो रहा है। और भारत में एक ही यह संगठन है कि जो कि ओबीसी के मुद्दे को उठा रही है। और संगठन मानव से बड़ा होता है, इंसान से बड़ा होता है। भले लोग आए चलेगा, संगठन जहाँ के तहाँ वही रहती है और वो एक शक्ति की रूप में होती है। और वो शक्ति ओबीसी का अधिकार के लड़ने का अगर कोई कार्य करेगा तो वामसेव संगठन। जी बहुत बहुत धन्यवाद। अभी काम बाकी है और भी काम करने हैं। संजीव सर, मैं अभी आपके पास आता हूँ। मारूफ अंसारी साहब ने स्पष्ट कर दिया कि उधर भी वही का सिस्टम है जो इधर है, और अभी वामसेव का जो कारवां चल रहा है उसके बारे में उन्होंने, अजय जी ने स्पष्ट बताया। लेकिन सर मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, ये जो अपने जो नेतृत्व है उनका जो मामला है सो एक अलग है, ये नहीं उठाते हैं, इनको अपने मंत्री पद का डर रहता है या इनका नेतागिरी में कोई आंच आ जाएगा, परिवारवादी, बहुत सारी बातें हैं। लेकिन जो शासक वर्ग है इनके षड्यंत्र ओबीसी को अधिकार नहीं देने के मामले में आप विस्तार पूर्वक रखें। संजीव सर। जी देखिए मनोज सर, आपका जो प्रश्न है यहाँ पे हमें फिर से एक उद्विग्न की स्थिति में देखी जाती है। हमारा ये कहना है कि हरे घास में हरा सांप ज्यादा खतरनाक होता है हरे घास में लाल सांप से। देखिए सांप तो दोनों ही तरफ है, हरे घास में हरा सांप है वो भी सांप है, और हरे घास में लाल सांप है वो भी सांप है। तो अब जो हरे घास में लाल सांप है वो तो हमें साफ दिखाई पड़ता है। जैसा कि आपने प्रश्न में जब आप मारूफ साहब से पूछ रहे थे तो आपने देसाई और जनसंघ वाली बात आपने उठाया। अनुमति होगी तो हम उस पर भी जाएंगे। लेकिन हरे घास में लाल सांप के पर्सपेक्टिव को जानने से ज्यादा गंभीर मसला है हरे घास में हरे सांप को पहचानना। अब हरे घास में हरे सांप को समझने के लिए कुछ डाटा है मेरे पास, मैं चाहता हूं कि वो डाटा मैं थोड़ा आपके साथ शेयर करूं। जी। कल जब ये बातें आई कि आज इस टॉपिक पे चर्चा होना है, तो कल मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था। आर्टिकल के जो राइटर थे वो हैं क्रिस्टोफर जेफरलट और गिलिस वेर्नियर्स हैं। जी। उनकी आर्टिकल एक द साउथ एशियन जर्नल में पब्लिश हुई, जो इंटरनेशनल जर्नल है। उसमें उन्होंने जो किताब आर्टिकल है, आर्टिकल का नाम है द राइज ऑफ बैकवर्ड क्लासेज इन हिंदी बेल्ट। और मैं कोशिश करूंगा कि जब मैं अपनी बात रखूं तो ज्यादातर बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड के पर्सपेक्टिव में मैं रख पाऊं, ताकि हमारे जो दर्शक हैं उनको ये काम आ पाए। जी। तो एक और रिक्वेस्ट है संजीव सर आपसे। मैं आज सुबह मेरे पास एक ओबीसी साथी आए हुए थे, वो यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे। मतलब समाज हमारा किस स्तर तक है मैं आपको बता देना चाहता हूं, ताकि आप उसी अद्यतन को आप मेंटेन करें अपनी बातों में, उतनी सरलता से रखें। मैंने उनसे पूछा कि आप क्या कर रहे थे, उन्होंने कहा कि मैं यूपीएससी और रेल वगैरह की तैयारी कर रहा हूं और मैं ओबीसी वर्ग से हूं। मैंने कहा आपकी कितनी है जनसंख्या? सपोज कि आपका 200 सीट आपका किसी वैकेंसी में निकलता है तो आपको कितना मिलना चाहिए? तो उसको बोला मुझे पता नहीं है। फिर बहुत प्रेशर बनाया, कुछ तो आप आइडिया बताइए, शेड्यूल कास्ट को 15 मिला, शेड्यूल ट्राइब को 7.5-8 मिल रहा है, आपको कितना मिलना चाहिए? तो उन्होंने जवाब दिया 18%। तो एक बहुत ही आश्चर्यजनक मामला है कि जो ओबीसी वर्ग के साथी तैयारी कर रहे हैं सर, जो रेलवे में तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी किताबें पढ़ रहे हैं, किताबों में कहीं नहीं है कि ओबीसी की इतनी जनगणना है और इसकी संख्या मिलनी चाहिए। ये आर्टिकल 16(4) कह रहा है, ये बहुत सारा मामला है। आप जेएनयू स्कॉलर है, आप अपनी विद्वता के अनुसार अपनी बात रखेंगे, लेकिन मेरा एक आग्रह है कि सरलता से भी ये बात लोगों को बताया जाए कि समस्या कहाँ है। जी संजीव सर, आप अपनी बातें रखेंगे। जी जी जी। तो देखिए, जैसा मैंने कहा कि बातों को रखने के पर्सपेक्टिव में मैंने अपने बातों को रखने के दो तरीके से समझने की कोशिश की। फिर से मैं दोहरा रहा हूँ, हरे घास में हरा सांप जी, और दूसरा है हरे घास में लाल सांप। तो लाल सांप की बात तो हम कर लेंगे बाद में। हरे घास में हरा सांप अपने ही बीच में अपना दुश्मन जी।
अब इस पर्सपेक्टिव को समझने के लिए मैं जफरलेट साहब की जो आंकड़े हैं, जो कि फील्ड वर्क पे है, मैं पहले थोड़ा सा वो आंकड़ा देना चाहूंगा जी, ताकि हमारे जो दर्शक हैं वो इस बात को समझें कि हम कहाँ थे, कहाँ तक पहुंचे और कमियां क्या रही, ताकि हम मुद्दों पे चर्चा कर पाए। देखिए, अगर कंपेरेटिव करें 1952 में अपर कास्ट का जो रिप्रेजेंटेशन एमपी जो था लोकसभा में, वो 64% था। अब आप गौर करेंगे कि वो 1952 में जो अपर कास्ट 64% था, वो 2009 में आके 44% हुआ है, 2014 में आके फिर 57% हो गया है। इसमें जो रिमार्केबल ईयर है, जो मंडल कमीशन के बाद का पीरियड 1989 में आप देखिए कि कहाँ 1952 में 64% है और कहाँ 1989 में आके वो 38% पर आकर टिक गया, मतलब आधा पे आ गया। वहीं दूसरी तरफ अगर हम ओबीसी सेक्शन की बात करें तो 1952 में ओबीसी समाज का रिप्रेजेंटेशन मात्र 4.45% है इन द लोकसभा। जो मंडल कमीशन के बाद 1989 में आप देखते हैं तो वो 20.87% होता है, 20.87%, यानी 5 गुना वृद्धि। और अगर उसकी आज के तारीख में 2004 का मेरे पास लेटेस्ट डाटा है, इसमें वो 26% है। अच्छा, तो इससे अगर एक कंपेरेटिव बात करें तो ये तो निकल के आता है कि सवर्णों की या अपर कास्ट का जो पार्टिसिपेशन है निर्णय में, लोकतंत्र के निर्णय की भूमिका में, उसमें उनकी भूमिका घटी है। ये बात अलग है कि 2019 के चुनाव के बाद फिर उनकी बढ़ी है, वो एक अलग मसला है। लेकिन हमारे लिए जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि ओबीसी जो 1952 में मात्र 4.45% थे, वो क्रमशः 20.87 1989 में, और आज की तारीख 2014 का जो हमारे 2004 का जो आंकड़ा है उसके हिसाब से 26% जी। तो एक बात तो ये साफ दिखाई पड़ रहा है कि ओबीसी समाज का रिप्रेजेंटेशन हमारा बढ़ रहा है। पर असली मसला कहाँ आता है? असली मसला इस बात पे आके टिकता है कि हमारी जो शासक जातियां हैं, हमारी जब शासक जातियां आती हैं तो जब शासक जातियों का पदार्पण होता है, और उसमें भी उत्तर प्रदेश और बिहार के पर्सपेक्टिव में हम अगर देखते हैं तो खासकर यादव कुर्मी की जो कंसेप्ट है, इसमें रिप्रेजेंटेशन बढ़ता है। लेकिन अब प्रॉब्लम कहाँ आता है? प्रॉब्लम आता है कि क्या हमारे ओबीसी समाज के रिप्रेजेंटेशन बढ़ने से हमारी ओबीसी समाज की जो समस्याएं हैं वो क्या खत्म हो जाएंगी? सिर्फ प्रतिनिधित्व देने से क्या खत्म हो जाएगा? निश्चित रूपों में मैं कहूँ कि देखिए, एक प्रतिनिधित्व के साथ भी जाएंगे तो प्रतिनिधित्व तो बढ़ा, लेकिन हमारी समस्याएं जहां की तहां है। तो समस्या जहां की तहां क्यों है फिर? जी। अब ये जो समस्या जहां की तहां है, इसको आंतरिक रूपों में समझना पड़ेगा कि जब ये ओबीसी और पिछड़े वर्ग की राजनीति के रूप में आया तो हुआ यूं कि पिछड़े समाज की जो विभिन्न जातियां थीं, ये बात सत्य होते हुए भी कि उसकी प्रतिनिधित्व में वृद्धि हुई, परंतु विभिन्न जातियों का जो राजनीतिक पार्टिसिपेशन हुआ वो ऊर्ध्वाधर हुआ, वो वर्टिकल हुआ। वर्टिकल कहने का क्या मतलब है कि जैसे हम आपसे बड़े हैं, आप हमसे छोटे हैं, उससे छोटे वो है, उससे छोटे वो है, उससे छोटे वो है, और इस तरह से क्या हुआ, जो ब्राह्मणवाद में जो सोपानीकृत का कंसेप्ट था वो यहाँ पर भी सोपानीकरण होना शुरू हो गया। तो अगर हम पिछड़े आंदोलन में जाएं और पिछड़े भागीदारिता में जाएं और यहाँ पर भी वही ब्राह्मणवाद की जो सोपानीकृत व्यवस्था होनी शुरू हो जाती है, तो समरसता की बात वहां भी और समरसता की बात यहाँ भी। तो पिछड़े वर्ग का जो आंदोलन वो तो समरसता के लिए था नहीं, वो तो समानता के लिए है, समता जी। तो वो वर्टिकल, यानी हम सीनियर, फिर तुमके बाद तुम्हारे के बाद तुमसे नीचे, ये है, वो न होकर उसे होना था क्या? क्षैतिज। वो होना चाहिए था हॉरिजॉन्टल, एक बराबरी में। तो एक बराबरी का जब कंसेप्ट नहीं होता है, लेकिन पिछड़ों की भागीदारिता राजनीतिक रूपों में आगे बढ़ती है, तो उसका एक खामियाजा ये होता है कि ये जो अंबेडकर साहब के समय से या उसके पहले फूले साहब के समय से अंबेडकर जी के रास्ते होते हुए लोहिया चरण सिंह, कर्पूरी ठाकुर के रास्ते जो चलेंगे, तो इस दरमियान ओबीसी का राजनीतिकरण हो चुका होता है।
और राजनीतिकरण इसलिए अच्छा है क्योंकि उससे एक चेतना, एक कॉन्शसनेस होता है। कास्ट आइडेंटिटी वर्सेस क्लास आइडेंटिटी के रूप में ये एक वर्ग के रूप में जन्म के हुआ, तो वर्ग के रूप में जन्म के जब आया तो इसका एक सबसे महत्वपूर्ण फायदा ये हुआ कि जो राष्ट्रीय स्तर की अन्य पार्टियां थी उसमें उनका वोट परसेंट घटना शुरू हुआ, और जहां पिछड़ों के नेता थे वहां पर वो एक मुक्त होना शुरू हुए और अपने अधिकारों के प्रति जागृत हुए। दैट इज व्हाट जो योगेंद्र सिंह हैं सीएसडीएस के, उन्होंने, योगेंद्र यादव सॉरी, उन्होंने बड़े अच्छे रूपों में कहा कि ये एक साइलेंट रिवॉल्यूशन हो रहा था। तो ये जो साइलेंट रिवॉल्यूशन हुआ, बट प्रॉब्लम वहीं पर रह गई कि ये जो वर्टिकल अरेंजमेंट हुआ, ऊर्ध्वाधर व्यवस्था हुआ, इसका दूरगामी परिणाम ये हुआ कि एक प्रकार की अविश्वास की कमी शुरू हो गई, ट्रस्ट डेफिसिट शुरू हो गई। ट्रस्ट डेफिसिट होने के जैसे अगर उत्तर प्रदेश में यादव की पॉपुलेशन 8% है और बिहार में देखें कि अगर यादव की पॉपुलेशन 11% थी, तो अब इसका जो रिप्रेजेंटेशन है ब्यूरोक्रेसी में आप देखें या फिर जो तमाम डीडीसी का जो एक रिपोर्ट था, डिस्ट्रिक्ट डिविजनल कमिश्नर के जो आंकड़े आ रहे थे, तो उसमें अब हो ये रहा था कि 8% पॉपुलेशन होने के बाद उनकी जो रिप्रेजेंटेशन हो रही थी वो 26% तक डिप्टी कलेक्टर और डीडीसी के पदों पे हो रही है। तो अब ये जो इस तरह का हो रहा था कि आप जनसंख्या के हिसाब से अगर रिप्रेजेंटेशन हुआ था, समरसता की तरह समानता हुआ होता, वर्टिकल की जगह पर हॉरिजॉन्टल हुआ होता, तो ये जो आपस में अविश्वास की कंसेप्ट निकल के आए वो अविश्वास का कंसेप्ट निकल के नहीं आता। और अगर अविश्वास का कंसेप्ट निकल के नहीं आता तो जो लोहिया साहब, अंबेडकर साहब, फूले साहब से लेते हुए जो आंदोलन बहुत आगे तक चला था, जिसने ओबीसी समाज को, आज कोई पिछड़ा नहीं जाति नहीं कहता, आज ओबीसी समाज जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल के साथ साथ सामाजिक और राजनीतिक एक हकीकत है, तो सामाजिक और राजनीतिक हकीकत से हटना मुश्किल है। तो ये जो आपस में जो शासक जातियों के अंदर जो अंतर्गत जो अविश्वास की कमी हुई और जो वर्टिकल जो कंसेप्ट हुआ, उसके जगह पे समरसता की जगह पे समानता का होना चाहिए था। ये तो महत्वपूर्ण बात है। दूसरी जो महत्वपूर्ण मुद्दा है कि रिप्रेजेंटेशन के साथ साथ क्या आपका सामाजिक सरोकार है। हम राजनीति है, पॉलिटिसाइजेशन हो गया, पॉलिटिसाइजेशन होके हमारे पास पैसे हैं, हमारे पास ताकत है, तो हम फील्ड में उतर गए और चुनाव जीत गए। और विभिन्न पॉलिटिकल पार्टियों ने, आप देखोगे जैसा कि मैंने आंकड़ों में बताया कि विभिन्न पॉलिटिकल पार्टियों ने ओबीसी समाज को रिप्रेजेंटेशन दिया, लेकिन रिप्रेजेंटेशन के साथ में सवाल वहीं पे आता है कि पैसा के बल पे हमने चुनाव लड़ लिया, हमने एन केन प्रकार छद्म राजनीतिक एजेंडा बना के हमने चुनाव लड़ लिया और लेकिन लेकिन जो राजनीति की चाबी है, जो मास्टर माइंड चाबी किसके हाथों में रहा। आप एससी हो सकते हैं, आप एसटी हो सकते हैं, आप ओबीसी हो सकते हैं, परंतु आज की तारीख में जो 5 राष्ट्रीय पॉलिटिकल पार्टी है उसकी कंट्रोल, उसका रिमोट कंट्रोल किसके पास। तो हम जन सरोकार और अपने समाज के साथ नहीं जुड़ पाए, हम सामाजिक संगठन नहीं बना पाए ओबीसी समाज। और ये कहावत है कि अगर किसी भी राजनीतिक सत्ता के गलियारे में पहुंचना आसान है, लेकिन उस राजनीतिक सत्ता के गलियारे में बरकरार रहना तभी संभव है जब आपके पीछे सामाजिक संगठन है। जी सर, 52% ओबीसी होके इनकी कितनी पॉलिटिकल पार्टी है, राष्ट्रीय पॉलिटिकल पार्टी, एक भी राष्ट्रीय पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। एक राष्ट्रीय का संगठन है, वो भी वामसेप संगठन है। तो वो जो वामसेप संगठन है वो समरसता की जगह समानता की बात कर रहा है। और ये जो धीरे धीरे जो बातें निकल रही हैं, योगेंद्र यादव ने जो कहा साइलेंट रिवॉल्यूशन, उस साइलेंट रिवॉल्यूशन का प्रतिफल जो वामसेप के द्वारा काम की जा रही है, अब वो जो जन सरोकार आता जाएगा, आप ओबीसी के दुख दर्द को समझ सकोगे। वर्टिकल की जगह हॉरिजॉन्टल की जब बातें आएंगी तो आप कहीं पे भी रहो सर, किसी भी बस्ती के रहने के बाद हमारा ओबीसी एक पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल एंटिटी के रूप में इसके जिसकी जितनी जनसंख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी के साथ साथ समतामूलक राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक ढांचे को मजबूत करेगा। जी जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सारगर्भित बातें आपने रखी, कहाँ धोखा हुआ वो आपने बताया। मैं सभी पैनलिस्ट से अनुमति के साथ मैं एक घोषणा करना चाह रहा हूं। हम लगातार परिचर्चा कार्यक्रम और भी बहुत सारी बातें हम दर्शकों के बीच लाते जा रहे हैं, लेकिन आज हम एक नया कार्यक्रम शुरू करने जा रहे हैं और वो एक आमंत्रण है, एक इन्विटेशन है। आज तक हमने परिचर्चा के माध्यम से लोगों को बताया, सुनाया, सुनाते आ रहे हैं, लेकिन डेमोक्रेसी का अर्थ है कि टू वे कम्युनिकेशन होना बहुत जरूरी है। हम जो बातें आपको बता रहे हैं और आपके मन में भी कुछ न कुछ सवाल और कुछ न कुछ विचार, कुछ न कुछ आइडियाज वो आपके दिमाग में आते रहते होंगे, इसलिए हमने एक
आमंत्रण के रूप में मैं स्क्रीन में आपको दिखा रहा हूं, हम एक लघु कथा कार्यक्रम प्रतियोगिता हम शुरू करने जा रहे हैं। एमबीएन न्यूज नेटवर्क के माध्यम से आपको हम आमंत्रित करते हैं लघु कथा प्रतियोगिता में। ये कथाएं वैज्ञानिक एवं फूले अंबेडकरी विचारधारा से प्रेरित होनी चाहिए, और अगर आपके मन में या अगर आपने तैयार करके रखा है तो हमें इस ईमेल आईडी पर मूल निवासी बहुजन न्यूज 09@gmail.com पर भेजेंगे। आप जो अपनी लघु कथा हमें लिखित रूप में भेजेंगे, हमारी टीम उसको नाट्य रूपांतरण करेगी और फिर एमबीएन के माध्यम से लाखों लोगों तक पहुंचाएगी। आप यह देखेंगे कि जो शासक वर्ग आज जिस हद तक मीडिया में स्थापित है, उसने इसका बहुत भरपूर उपयोग किया है। जब संविधान लागू हुआ और उसके हाथों में सत्ता आई पूरी तरह से, नेहरू ने 75% ब्राह्मणों को लगभग संसद में कब्जा कराया। उसी वक्त से उन्होंने टीवी पर कब्जा किया और उन्होंने छोटी छोटी यहां तक कि मतलब जो पाखंडवाद है उसको फैलाने में बहुत ज्यादा क्रिएटिविटी और विजुअल आइटम्स का बहुत ज्यादा उन्होंने इस्तेमाल किया। तो हम आपसे आग्रह करते हैं कि आपके दिमाग में अगर आइडियाज हैं तो उसको लिखें और हम तक पहुंचाएं। अगर नहीं है तो भी आप जो है उसको बनाएं और वो हमें भेजें। हम फिर से एक बार आपके सामने ये मैं अनाउंस करता हूं, हम जो करने जा रहे हैं वो है, आपको आमंत्रित करता है लघु कथा प्रतियोगिता में। ये कथाएं वैज्ञानिक एवं फूले अंबेडकरी विचारधारा से प्रेरित होनी चाहिए, और आप हमें अपनी जो आइडियाज है वो मूल निवासी बहुजन न्यूज 09@gmail.com पर भेजेंगे। धन्यवाद। मारूफ साहब के मैं पास में आता हूं। सर, आपने स्पष्ट रूप से कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर ने वो कहा और हमें भी जाति व्यवस्था है, लेकिन हम सॉल्यूशन की तरफ आएंगे। जो अल्पसंख्यक है, जो 3.5% है, जो 12% है, उन्होंने एक बड़े तबका को अल्पसंख्यक घोषित करके रखा है। और बाबा साहब ने स्पष्ट कहा कि पिछड़े वर्ग की जो राजनीति है, पिछड़े वर्ग को ऐसा बताया जाता है कि इनका जो प्रॉब्लम है ये पॉलिटिक्स में है। लेकिन बाबा साहब का एक कथन है, मैं आपके सामने स्पष्ट रूप से उन्हीं के शब्दों में बताना चाहता हूं। बाबा साहब कहते हैं, पिछड़े वर्ग की समस्या उल्लेखनीय तौर से मैं कहना चाहता हूं, यह एक राजनीतिक समस्या है। बाबा साहब ने ये कोट किया है। हाँ, वो बताते रहता है ये सोशल है, उधर से वो ठीक हो जाएगा। हाँ, ये अलग मसला है कि हम एक ध्रुवीकरण करना है, लेकिन राजनीति के माध्यम से भी हम इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। और संजीव सर ने कहा हम इतना बड़ा तबका है, अगर माइनॉरिटी की ही बात करें तो वो भी एक बड़े हिस्से में है, लेकिन उनकी भी एक भी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी नहीं है, और जो भी है वो उतने मतलब अज्ञानता वो बातों को नहीं जान रही है। तो आप इसको किस तरह से देखते हैं? जी 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 जी, मतलब ये माइनॉरिटी का जो मामला है वो उसको उन्होंने प्रचारित किया गया। जी, आप सही बोल रहे हैं। इसका ध्रुवीकरण कैसे हो और राजनीतिक कैसा हो? जी मारूफ साहब। जी, उसमें 12% आबादी हमारी समाज की है जी, जो मोहन सिंह सरकार की, जो की राजनीतिक भागीदारी घटी। हाँ, जो बताया उन्होंने, पिछड़ों की राजनीतिक भागीदारी बढ़ी, लेकिन इस दरमियान जो सवर्णों की राजनीतिक भागीदारी घटी, लेकिन अशराफ की नहीं घटी। आप आंकड़ा देखेंगे, अशराफ की नहीं घटी और पसमानदा की नहीं बढ़ी। ये हिंदू ओबीसी में उतार चढ़ाव आया और ये आज तक की मजबूत होते जा रहे हैं। पिछली मायावती की, जब मायावती ने टिकट वितरण किया 2017 में, 100 टिकट बांटे, 100 टिकट मायावती जी ने बांटे, सिर्फ 95 टिकट अशराफ को थे। अच्छा, आपकी भी लोकसभा में इतना प्रतिनिधित्व जो माइनॉरिटी के नाम पर है वो कुल का कुल अशराफ का है। उत्तर प्रदेश से केवल एक सांसद जो सहारनपुर से फजलुर रहमान कुरैशी साहब, बाकी सारे के सारे अशराफ हैं। तो मैं आपको एक कोड कराना चाहता हूँ, जो कि भागीदारी घटी बढ़ी, लेकिन पसमानदा जो तबका है, ये आपका आकलन करेंगे तो बिल्कुल सेम टू सेम कामगार जो जातियां हैं पिछड़ों की, उनकी स्थिति सेम टू सेम वैसे ही है। इस तरह से उनका कोई प्रतिनिधित्व नहीं है, उस तरीके से हमारा भी कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। सवर्णों का प्रतिनिधित्व कहीं घटा बढ़ा, लेकिन अशराफ का अपना प्रतिनिधित्व, अशराफ अपना वर्चस्व मेंटेन करने में हमेशा कामयाब रहा। हुआ ये कि जो विमर्श का केंद्र रहा समाज में सामाजिक विमर्श के साथ में
धार्मिक विमर्श चला। SC ST OBC की बात तो हुई, साथ में मुस्लिम की बात हुई, जिससे उनको हमेशा बल मिलता रहा। जबकि SC इंटरनेट का प्रॉब्लम, नेटवर्क की समस्या है। अजय जी के पास मैं आता हूं। अजय जी, क्या है समाधान? अजय जी, माइक को अनम्यूट करेंगे जी। हाँ, मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूँ। हाँ जी, बोलिए बोलिए, अजय जी बाद में आएंगे। हाँ, लेकिन जो एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास है, जो वीकर सेक्शन है, उनमें ना कोई बदलाव आया, ना पसमानदा की भागीदारी में कोई बदलाव आया जी। और 16 ज्यादा हिस्सेदारी का मामला है। अशराफ अपना वर्चस्व जैसे पहले मेंटेन रखे हुए था, जो मुगलों के शासनकाल में मेंटेन रखे था, आज भी भारतीय व्यवस्था में मेंटेन रखे हुए हैं जी। उसमें कहीं ना कहीं जो विमर्श का केंद्र है, एक तरफ सामाजिक विमर्श और दूसरी तरफ धार्मिक विमर्श का केंद्र, ये उसका फायदा उसको मिलता रहा। और कहीं ना कहीं जो सांप्रदायिक ताकतें जो भारत में पनप रही है, सांप्रदायिक ताकतें पनप रही है, इसमें बहुत बड़ा योगदान अशराफ का है। आप देखेंगे भारत के अंदर हिंदू महासभा बनने से पहले मुस्लिम कांग्रेस बनी। आप ये बात इतिहास में देखेंगे, भारत में सांप्रदायिक बहस की शुरुआत अशराफ ने की। हिंदू महासभा बनने से पहले मुस्लिम कॉन्फ्रेंस नामक संगठन बना, जिसकी काट के लिए आपने मोमिन काउंसिल नामक संगठन हमारा जो बना, जो वर्ग की बात करता था, दबे कुचले समाज की बात करता था, पसमानदा समाज की बात करता था। तो जब कहीं ना कहीं जो अशराफ की मुस्लिम सियासत ने हिंदुइज्म को ऑक्सीजन देने का काम किया है। अगर हमें हिंदुइज्म की पॉलिटिक्स को या सांप्रदायिक पॉलिटिक्स को परास्त देना है, तो हमें मुस्लिम विमर्श को कमजोर करना होगा। तभी हम जो है वर्गिक सियासत पर भारतीय व्यवस्था में कब्जा कर पाएंगे। सबसे ज्यादा ओबीसी का जो है, अभी आप देखिए कोई धार्मिक प्रोग्राम होगा, सबसे ज्यादा झंडा धोने वाले लोग होंगे तो बैकवर्ड क्लास ही लोग होंगे। सही बोल रहे हैं। आगे नेता बनेगी तो मसला नहीं जा रहे होंगे। सारी भीड़ जो है, चाहे कांवड़ यात्रा देगी, चाहे कोई भी यात्रा देगी, इसी तरीके से हमारे में जब जाएंगे कोई भी धार्मिक प्रोग्राम होगा, या दरगाहों पे आप जाएंगे, इज्तिमा होगा, 50 लाख की भीड़ में 50 लाख पसमानदा होंगे। अच्छा, 50 लाख की भीड़ में 50 लाख पसमानदा होंगे। मौलाना साहब नेता बने बैठे होंगे, वो आदर सुना करेंगे, अखिलेश यादव को मोहन भागवत से बातचीत करेंगे, डील करेंगे। तो कहीं ना कहीं जो भारत में सांप्रदायिक राजनीति की जो है तो ये अशराफ और सवर्णों की मिली भगत का नतीजा है। हमें दोनों से जब तक की मुनासिब दूरी नहीं बनाएंगे, जब तक कि हम जो है सामाजिक विमर्श हमारा जो है नहीं आगे बढ़ पाएगा। जी, बहुत जी। मारूफ साहब, समय की हमारे पास थोड़ी कमी है। मारूफ साहब, मैं रोकना चाहूंगा, समय का भी ध्यान रखना है। अजय जी, क्या होगा, क्या करना है? ध्रुवीकरण की बात मारूफ साहब ने की। जो काम उधर पसमानदा को इकट्ठा करने का है, वो इधर हमें पिछड़े वर्गों को जो जातियों में बांट के रखा गया उनको करने का है। और क्या आप समाधान देखते हैं अजय जी? 91 के बाद सोशल इंटीग्रेशन जो हमारे बीच आई थी मंडल कमीशन को लेके, ये जो संघी है, ये खासकर और जो उत्तर प्रदेश जो बहुत हिंदी बेल्ट है, बिहार है, इन्होंने तोड़ा हमारे समाज को। एक तो दलित से महादलित बनाने का कार्य किया, पिछड़ा को अति पिछड़ा बनाया, और हमारे ही यहाँ के जो वर्तमान प्रशासनिक व्यवस्था जो चल रही है, मैं बता दूं, वो संघ के बैसाखी के सहारे चल रहे हैं, और उसने हमारे समाज को तोड़ने का काम किया, और समाज के लग रहा है इससे कुछ ज्यादा बेनिफिट मिलने जा रही है। नहीं, हमारी एकता को, इंटीग्रेशन को इंफ्रिंज किया गया है, हमारी इंफ्रिंज किया गया है, और अब भी लगातार ये लगातार जारी है, और उसको तोड़ने का कार्य किया जा रहा है। और हमारे ही सेक्शन के लोग, जो डोमिनेंट कास्ट के मुख्यमंत्री लोग हैं, वो तोड़ने के इसमें प्रयास कर रहे हैं। वो कभी भी ओबीसी सेक्शन हो, चाहे एससी सेक्शन हो, एससी सेक्शन हो, उनके लिए कोई कार्य नहीं हुआ है इस आधार पर। दूसरी बात, समाज में फर्स्ट हम राजनीतिक पॉलिटिकल गेन से पहले हमको सोशल गेन एंड सोशल रेगुलेशन करना होगा। वो भी सोशल रेगुलेशन
अब साइंटिफिक तरीके से करनी पड़ेगी। साइंटिफिक समावेश ज्यादा जब तक नहीं आएगी वो सोशल रेवोल्यूशन भी सफल नहीं होगी। साइंटिफिक रेवोल्यूशन, साइंटिफिक के माध्यम से जब हम बच्चों में वैज्ञानिक गुण डेवलप करेंगे, जो यंग जनरेशन है, जो हमारे समाज के जो कुछ दिन पहले मिसगाइडेड मिसाइल बनी हुई थी, अगर वो गाइडेड मिसाइल बन जाती है बम सेट के माध्यम से, तो हमारा सटीक निशाना होगा और हम गाइडेड मिसाइल बन के हम व्यवस्था परिवर्तन कर सकते हैं। इसके लिए हमारे समाज जो वीकर सेक्शन में एसटी हो, ओबीसी हो, एक्सट्रीम बैकवर्ड सेक्शन के लोग हो, यहाँ तक कि अभी पूर्व के वक्ता जो बताए हमें, जो बता रहे थे कि पसमंदा मुसलमान, उनमें भी हमको अपनापन दिखाना होगा, क्योंकि जो सामाजिक समस्या उनके साथ है वही सामाजिक समस्या हमारे साथ भी है। तो हमारी सामाजिक समस्या तो एक है, धार्मिक समस्या तो हमारी नहीं है। सामाजिक समस्या है, हमारी राजनीतिक समस्या है, हमारी आर्थिक समस्या है, हमारी शैक्षणिक समस्या है, और इन समस्याओं को हमको 85 को एकत्रित होके एक साथ लड़ना होगा। और कोई भी क्रांति के लिए जरूरी नहीं कि हम 85 होंगे। मान लिया कि 10-20 गलत लोग हो गए, यादव जी सेक्शन है उसका आगे इधर अगर हम 30% लोग को भी जागरूक कर लेते हैं जी जी, तो ये निश्चित तौर पर कर सकते हैं कि शुरुआती दौर हमारे परिवर्तन की होगी। सत्ता हम बहुत जल्दी गेन नहीं करना चाहते हैं। हम जो फ्रांस की क्रांति रही है उसका दुष्प्रभाव रहा है, कई चरणों से गुजरा है। रूस की क्रांति जो कई चरणों से गुजरा है, हमको किसी चरण से हड़बड़ी में हो सकता है, कोई लालच नहीं है। मैं चाह रहा हूँ मैं देर से जाऊँ, दुरुस्त होके जाऊँ, व्यवस्था परिवर्तन में करके इस देश की जो मूल निवासी एससी, ओबीसी, अनकन्वर्टेड माइनॉरिटी, चाहे वो सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे मुस्लिम, पसमंदा मुसलमान हो, उनका इक्वल रिप्रेजेंटेशन इस डेमोक्रेसी में होना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र एक परिवार की तरह होता है। जी अजय जी रोकना चाहेंगे जी। हाँ मारूफ साहब कुछ बोल रहे थे यादव जी को। अजय जी जी मैं पूछना चाह रहा हूँ, जो ओबीसी वीकर सेक्शन है जी, उसमें जो असमानता है वो कैसे लाना चाहिए जी। जब आप ओबीसी में जो ओबीसी के कमजोर वीकर सेक्शन के साथ सामाजिक न्याय नहीं करेंगे, भाई जब आप ओबीसी की जो मजबूत जातियां हैं वो सत्ता ग्रहण कर सकती हैं, लेकिन कहीं न कहीं जो कमजोर जातियों को शैक्षणिक आर्थिक लेवल पर भी उन्हें कुछ न कुछ दिया जाना, संसाधनों का बंटवारा किए बगैर ये कैसे आएगी। सही अगर आप ओबीसी के सहारे आप ही 9 बैठेंगे तो कैसे संभव होगी जी। वो इशारा है वो बहुत स्पष्ट है। लेकिन मारूफ साहब मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर संविधान भारत में लागू होता है तो जिसकी जितनी संख्या, अगर ओबीसी 52% है, उसको आर्टिकल 16(4) के तहत उसको उतना अवसर देना चाहिए, और उसको ये संविधान में है। संविधान लागू कराना बहुत जरूरी है, चाहे हमको सामाजिक दबाव बनाना पड़े या राजनीतिक सत्ता हासिल करना पड़े ध्रुवीकरण के साथ, ये संविधान कहता। और ये अजय साहब ने बता ही रहे थे कि हम संविधान लागू करना चाहते हैं। संजीव सर मैं आपके पास आ रहा हूं, आप पानी पी लीजिए। बहुत ही गंभीर सवाल आपसे है। समरसता का तो चल रहा है मामला, शासक वर्ग वो चला रहा है, लेकिन हमारी संख्या ज्यादा है, सोसाइटी में इग्नोरेंस है, समता स्थापित करने का ध्रुवीकरण चल रहा है। इसके साथ और क्या आप सॉल्यूशन देना चाहते हैं दर्शकों को जी, समाज को? संजीव सर जी देखिए, अभी अजय कुमार यादव जी और मारूफ साहब की बातों को सुन रहा था, तो समरसता बनाम समता ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, इसमें मैं आता हूँ। लेकिन मेरे पूर्व जो 2 वक्ताओं ने बात रखा, और ये बहुत ही गंभीर मसला है जी। और गंभीर मसला ये है जिसको मैंने पहले ही कहा कि ये ऊर्ध्वाकर वर्टिकल रूपों में पिछड़ी जातियों के मध्य जो वर्टिकल मैनेजमेंट हुआ है, प्रबंधन हुआ है, उसके कारण जो अविश्वास चल रहा है। अभी ओबीसी वर्सेस एमबीसी, मारूफ साहब जो बोल रहे थे, जहां तक मैं समझ पाया कि ओबीसी वर्सेस एमबीसी का जो मसला है, तो इसका मैंने उपाय बताया कि जो हमारा रिप्रेजेंटेशन है सिर्फ रिप्रेजेंटेशन ही काफी नहीं है, प्रतिनिधित्व ही काफी नहीं है, बल्कि हमें प्रशिक्षित प्रतिनिधित्व चाहिए, हमें वेल ट्रेंड रिप्रेजेंटेशन चाहिए। अब देखिए, इसको समझने के लिए 2 एग्जाम्पल। अम्बेडकर साहब ने अपने
50 के दशक में उन्होंने एक पॉलिटिकल एजुकेशन कॉलेज की स्थापना की थी। उन्होंने यह माना था कि राजनीति में जो आना चाहते हैं उनका राजनीतिक प्रशिक्षण हो और राजनीतिक प्रशिक्षण के बाद वो तब राजनीति में आए। अभी क्या है कि जो विचारधारा है और बामसेफ के साथ साथ संविधान में जो अंतर्निहित मूल्य है, जो आपने टॉपिक शुरू होने के शुरुआती दौर में ही कहा, अनुच्छेद 14, 15, 16 के बृहत बड़े पैमाने, अनुच्छेद 340 के बृहत पैमाने के साथ मिलाकर बामसेफ की जो लोक कल्याणकारी राज्य की जो फिलॉसफी है कि जिसकी जितनी जनसंख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो ये हिस्सेदारी तो भाई देखिए पॉलिटिक्स तो एक पावर स्ट्रक्चर है। पावर स्ट्रक्चर जब है तो कोई भी पावर अपना लूज करना नहीं चाहता है। ये तो प्रैक्टिकल और ये बिहेवियरल अप्रोच है। तो आइडियलिस्टिक अप्रोच क्या है? आइडियलिस्टिक अप्रोच को लोग एक टूल के रूप में सिर्फ इस्तेमाल करते हैं, पब्लिक में जाते हैं, इमोशनल अपील करेंगे, लोगों को बरगलाएंगे और इमोशनल अत्याचार करके वोट ले लेते हैं। लेकिन जो इसका आदर्श है वो आदर्श कहां से होगा? आदर्श के लिए ये है कि जो विचारधारा की लड़ाई, इसे हमें समझना पड़ेगा। ये सिर्फ अगड़े पिछड़े की लड़ाई नहीं है, ये अगड़े पिछड़े के बीच की जो आइडियोलॉजिकल और जो मानसिकता है उस मानसिकता को समझना पड़ेगा, उस मानसिकता पे हमें हमला करना पड़ेगा। जो हेजिमनिस्टिक टेंडेंसी है, जो एकाधिपत्य की जो विचारधारा है, जो कि ब्राह्मणवादी और अल्पतंत्र का पोषक जो इस समाज में सदियों से चलती आई, पर सामंती पर संतापी, दूसरे के दुख को देखकर हमको जो खुश होना है, ये जो ब्राह्मणवादी फिलॉसफी है, इस फिलॉसफी के विपरीत जो बुद्ध की फिलॉसफी है, समता का जो फिलॉसफी है, जो लोक कल्याण की जो फिलॉसफी है, उसके लिए हमें वेल ट्रेनिंग करना पड़ेगा और वेल ट्रेंड होकर हमें राजनीति करनी पड़ेगी। दूसरी बात और ये बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं कि एक जमाने में यूनिवर्सिटीज में स्पेशली समाज शास्त्र में पढ़ाई होती थी और पब्लिक में भी लोग आम कहते थे कि देखो फलाना जो पिछड़ा है, फलाना जो मूल निवासी है, वो जो है ब्राह्मण के जैसा या दूज के जैसा कपड़ा पहन रहा है, उसके जैसा व्यवहार कर रहा है, इत्यादि आदि। यानी एक संस्कृतिकरण, संस्कृताइजेशन का एक जो कंसेप्ट दिया जा रहा है आज की तारीख में। अब आप देखिए, और ये बहुत ही बारीकी से हमें क्लोज करना है, इसको बहुत माइन्यूटली समझना है। आज क्या हो रहा है कि संस्कृताइजेशन या संस्कृतिकरण का कंसेप्ट खत्म हो रहा है। आज क्या हो रहा है? मंडलाइजेशन। जिसको मंडल आयोग के विरोध में जिसने कमंडल का संज्ञा दिया, आज उन्हें चुल्लू भर पानी में डूब के मरना चाहिए कि आप उसी मंडल, जिस मंडल के विरोध में खड़े थे, आज हर पॉलिटिकल पार्टी मंडलाइजेशन कर रही है। मंडलाइजेशन कहने का मतलब है कि आप जो विभिन्न ओबीसी तबका है उसको आज आप अपनी पार्टियों में लाके जगह दे रहे हैं। और जब अपनी पार्टियों में जगह दे रहे हैं तो है कि बीपी मंडल साहब ने जो 90 के दशक में जो 52% और 27% आरक्षण की अवधारणा दी, वो सही था। अगर वो सही था तभी तो आज विभिन्न पॉलिटिकल पार्टी ओबीसी समाज को अपने पॉलिटिकल विंग में, पॉलिटिकल एपरेटस में लाके जाना चाहते हैं। लोहिया साहब ने कहा था कि हम पॉलिटिकल पार्टी जो राजनीतिक तंत्र है उसमें भी 60% देंगे और नौकरियां, शिक्षा, इसमें भी हम 60% देंगे। तो उस समय की बात और अभी की बात, जब बीजेपी भी जो है, हम खुले बात को रखते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो या जो क्षेत्रीय घटक है, वो विभिन्न पिछड़े वर्गों को क्यों रिप्रेजेंटेशन दे रही है? रिप्रेजेंटेशन देने का मतलब ये हुआ कि आपने भी मंडलाइजेशन को स्वीकार किया, तो संस्कृताइजेशन खत्म हो गया, मंडलाइजेशन शुरू हुआ। अब जो मंडलाइजेशन शुरू हुआ है तो यहां पर ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, यहां पे ज्यादा अब और गंभीर होने की जरूरत है। गंभीर होने की जरूरत इसलिए है कि पहले 1952 से लेकर 90 के दशक तक में जो दो राष्ट्रीय पॉलिटिकल पार्टियां होती थी, बीजेपी और कांग्रेस, उसमें जो सवर्ण होते थे वो ब्राह्मणवादी मानसिकता के साथ साथ वो आरएसएस के कैडर होते थे, वो आरएसएस के प्रशिक्षित होते थे। लेकिन आज जो दोनों राष्ट्रीय पॉलिटिकल पार्टी में जो रिप्रेजेंटेशन हो रहा है पिछड़ों का, कोटा के सिस्टम के तहत या मंडलाइजेशन के तहत, आश्चर्य की बात है वो आरएसएस के कैडर नहीं है। इसका क्या मतलब है कि वो आरएसएस का कैडर नहीं है, तो एक बात तो पक्की है कि ब्राह्मणवादी विचारधारा अब अपनी अंतिम सांसें ले रही है। ध्यान रखिए, जब गोविंदा, उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, अगर वो सुन रहे होंगे तो समझेंगे कि गोविंदाचार्य ने सोशल इंजीनियरिंग की बात की थी।
गोविंदाचार्य ने सोशल इंजीनियरिंग की बात करके लोधी समाज, कुर्मी समाज, यादव समाज को कैसे बीजेपी में लाने के लिए सोशल इंजीनियरिंग किया था, और उसी के संगठन के उस समय मुरली मनोहर जोशी ने गोविंदाचार्य के साथ में बगावत करते हुए अपना स्टैंड खोला था कि नहीं, हम ये नहीं देंगे। तो ये स्पष्ट दिखला रहा था कि गोविंदाचार्य के द्वारा अन्य जातियों को, पिछड़ी जातियों को भाजपा में लेके आना, ये दिखला रहा था कि आरएसएस का जो है वो टूट रहा है और मंडल के कारण पिछड़े वर्गों का रिप्रेजेंटेशन हो रहा है। परंतु घबराने वाली बात और चौंकाने वाली बात ये है कि सदियों से जो हमारे ऊपर शासन करता रहा, सदियों से जो मनुस्मृति के दोहा और श्लोका और कर्मकांड और पाखंडों के बल पर हमें रेंगने को मजबूर कर दिया, आश्चर्य की बात यह है कि CSDS, सेंटर फॉर स्टडी और डेवलपिंग सोसाइटीज जो संगठन है, उसकी जो लोक नीति इलेक्शन सर्वे थी 2014 की, वो बड़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट दी। उसने रिपोर्ट दिया कि जो ओबीसी समाज के जो रिच हैं, जो अभिजात के वर्ग हैं, वो क्या कर रहे हैं, अब उनकी जो लॉयलिटी है अपने ही पिछड़े समाज या पिछड़े नेतृत्व को छोड़कर वो अग्रणी के नेतृत्व अर्थात भारतीय जनता पार्टी एवं अन्य पॉलिटिकल पार्टीज में जा रही है। अब ये क्या मतलब है, तो अर्बन एलिट प्लस हमारे पिछड़े में जो रिच एलिट हैं, CSDS 2014 के आंकड़े बता रहे हैं कि वो दूसरी पाली में जा रहे हैं। तो हम क्या कहते हैं, हम ये कहते हैं कि भाई उसके अंदर दोस्त और दुश्मन की पहचान नहीं हो पाई। तो हमारे पास अगला मंत्र ये है कि प्रशिक्षण अम्बेडकर साहब की फिलॉसफी से प्रशिक्षित करना। नंबर 2, समरसता का जो ये नौटंकी है, इस समरसता के नौटंकी को लोगों को समझाना है, लोगों को समझना होगा कि हमें समता चाहिए, हमें समरसता नहीं चाहिए। समरसता की बात तो गांधी ने भी किया था, गांधी जी ने भी कहा था कि भाई चतुर्वर्गीय व्यवस्था रहेगा, तो अम्बेडकर साहब ने उस चतुर्वर्गीय व्यवस्था को बिल्कुल उल्टा करके बोला था कि ठीक है आप ये कर लीजिए। तो उस समय अम्बेडकर साहब और गांधी के बीच डायलॉग था समरसता बनाम समता को लेके। तो एक प्रशिक्षण, दूसरा समरसता नहीं, हमें समानता, और वैसी समानता जो संविधान सम्मत हो, संविधान के विभिन्न आलोक में हो, और तीसरी बात वर्ग ना हो फिर भी उसकी तुलना में ज्यादा प्रभावकारी होता है। आगे बोलते हैं, बुद्धिजीवी वर्ग ही वह वर्ग है जो दूरदर्शिता रखता है, यही वह वर्ग है जो सलाह व नेतृत्व कर सकता है। किसी भी देश में आवाम खुद अपनी समझ के बजाय बुद्धिजीवी वर्ग का ही अनुकरण करती है। यह कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं कि देश का संपूर्ण भाग्य बुद्धिजीवी वर्ग पर ही निर्भर करता है। जो वर्ग शिक्षित है, वह जो इग्नोरेंस में जो सोसाइटी है, जिनको कास्ट सिस्टम की जो नकारात्मक चीजें हैं वो उनको नहीं मालूम है, कास्ट के ऑर्गेनाइजेशन को उनसे उनको निकालना पड़ेगा, उनको एक बड़ा आइडेंटिटी देना पड़ेगा, उनको गौरवशाली पहचान देना पड़ेगा। कुम्हार, कलवार, रजवार, यादव, गवार, ये जितनी भी कास्ट है, इनसे ओबीसी वर्ग को निकालना पड़ेगा। पसमानदाओं को भी ये समझाना पड़ेगा हमारा जो समस्या है वो एक है, हम एक ही थे, हमें बाद में बांटा गया, और इस तरह से हम सामाजिक ध्रुवीकरण करने के बाद, ये ध्रुवीकरण करते हुए हम जब राजनीतिक सत्ता में जाएंगे, संविधान लागू करेंगे, तो ओबीसी की समस्याओं का समाधान हो सकता है और होगा। लेकिन हम लगातार अभी और 3 दिन तक, आज हमारा दूसरा दिन है ओबीसी महाचर्चा का, इसके बाद भी हम लगातार और 3 दिन हम ओबीसी महाचर्चा करने वाले हैं। आप सभी दर्शक लगातार 7 बजे हमारे साथ हर रोज बने रहेंगे। हम इसी तरह के विद्वानों के साथ हम उपस्थित होंगे। आप सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी अनुमति से मैं कल की विषय का घोषणा करता हूं। आप स्क्रीन पर आप देख रहे हैं ओबीसी की महाचर्चा का तीसरा दिन 23 जून शाम 7 बजे से 8 बजे तक। विषय है अन्य पिछड़े वर्ग और इनके अनेक नेता होते हुए भी ओबीसी को न तो अधिकार मिल रहे हैं और न ही इसके लिए दबाव निर्माण हो रहा है। कारण और निवारण, इस विषय पर हम कल फिर उपस्थित होंगे। सभी पैनलिस्टों का बहुत बहुत एक बार फिर से धन्यवाद। लघु कथा आपके दिमाग में याद रखना चाहिए, आप हमें भेजिए, मेल कीजिए। जय भीम, जय मूल निवासी, जय भारत, जय संविधान। हाँ, पसमानदा, ओके सर जी।